जो सब्जेक्ट रखा गया है मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, मैं थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मैं सेकुलर इंडिया बनाम हिंदू राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन बनाम मनुस्मृति, इंडियन रिपब्लिक बनाम हिंदू राष्ट्र, इस सेंस में देखता हूं। मैं ये जानता हूं कि इस देश का दलित समुदाय इस हालत में नहीं है कि उस देश में सरकार बना सकता है। क्लैरिटी रख लीजिए पहले। अगर किसी ने आपको नशा पिला दिया है तो ये नशा बहुत खराब है, ये विनाशक है। इस चक्कर में जो अधिकार हमें मिले थे वो अधिकार भी खत्म हो रहे हैं। दलित समाज में जो चस्का लगा है राजनीति का, सबको एमएलए एमपी बनना है, हुक्मरान बनेंगे। बाबा साहब को पढ़ा है 4 लाइन ढंग से? पहले पढ़ा है तो बताओ। मेरी अगली किताब आ रही है अंबेडकर एंड डेमोक्रेसी पे, और मैं एक एक चैप्टर 5-5 बार पढ़ रहा हूं उसका। बाबा साहब क्या बोले थे? जो सवर्ण अपने आप को कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने के लिए तैयार हैं, बोले तुम्हें क्या मिला, आइए आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में, ठेके पे करो नौकरी, सुलभ इंटरनेशनल में पर्चा काटो, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आइए हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड्स को देखिए, बाप बेटा दोनों मिलकर काम करता है तब घर चलता है। जगजीवन बाबू और इंदिरा गांधी का जितना कंट्रीब्यूशन दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में है भारत के इतिहास में किसी का नहीं। मैं आप जैसा प्रिविलेज और तेज छात्र नहीं था, इसलिए मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाया। सो मुजफ्फरपुर से दिल्ली वाया मोतिहारी, तो पहले मुजफ्फरपुर, फिर दिल्ली, मोतिहारी, देन मुजफ्फरपुर, दिल्ली। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से एक रिश्ता है मेरा, अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को प्रिविलेज्ड महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में छात्रों से संवाद है। संवाद कह रहा हूँ, भाषण नहीं, संवाद। इस विश्वविद्यालय से, और जब मैं स्ट्रक्चर देख रहा था, बिल्डिंग देख रहा था, घूम रहा था इधर, जब तो मैं महसूस कर रहा था। एक तो मेरे टीचर यहाँ पढ़ाते थे, डी एंजा साहब, आर्य शर्मा साहब यहाँ पढ़ाते थे। दूसरा, मैंने जो पीएचडी की है काशी प्रसाद जायसवाल पर, वो पटना के बहुत चर्चित व्यक्ति थे, वकील थे, इतिहासकार थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, एग्जामिनर थे, बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज के चेयरमैन थे, तमाम तरह का मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर। तो अपने थीसिस में, मेरे किताब में पटना यूनिवर्सिटी पे एक छोटा सा चैप्टर मैंने लिखा है कि काशी प्रसाद जायसवाल का क्या कंट्रीब्यूशन है पटना यूनिवर्सिटी में। तो इस लिहाज से मेरा एक रिश्ता बनता है कि मैंने बहुत सारे तथ्य वहाँ निकाले हैं, फैक्ट्स निकाले हैं, और यहाँ पटना ही आकर रिसर्च करता था। बहरहाल, जो आपने आज छात्र युवा संवाद रखा है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। संवाद का मतलब 2 वेज ट्रैफिक, आप भी थोड़ा बोलें, सवाल पूछें, कुछ गपशप मारें, तब उसका मायने है। तो मैं समझता हूँ कुछ सवाल भी आएंगे। तो मुझे कितना वक्त दिया गया है आप बोलिए। तो चलिए, जो सब्जेक्ट रखा गया है मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, मैं थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मैं सेकुलर इंडिया बनाम हिंदू राष्ट्र, कॉन्स्टिट्यूशन बनाम मनुस्मृति, इंडियन रिपब्लिक बनाम हिंदू राष्ट्र, इस सेंस में देखता हूँ। तो उसमें सब लोग आ जाएंगे, है ना, सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट आदमी हूँ, थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, और इमोशनल अपने कॉज के लिए हूँ ही। जो लोग मुझे जानते होंगे तो समझौता मैं नहीं करता, कम से कम मूलभूत सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। अगर किया होता तो बहुत कुछ और, फिजा कुछ और होती। तो मैं सबको ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अब यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, या जब स्टेशन से निकलता हूँ तो देखता हूँ कि जिनको हम लोग साहब कहते थे, नमस्ते करते थे, बेचारा वो भी ना सुलभ इंटरनेशनल में पर्ची काट रहे हैं, पर्ची 5 रुपया पर्ची वसूल रहे हैं। और कौन दे रहा है पर्ची? हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, सवर्ण है, कौन है ये पता नहीं है, तो आजकल पर्ची काट रहे हैं। बिहार के, दिल्ली में आए, बिहार के बहुत सारे लोग आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे,
और 10,000, 12,000, 15,000 पर नौकरी कर रहे हैं। तो पहले क्लास 3, क्लास 4 जो नौकरी मिलती थी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की, यूनिवर्सिटी या कहीं भी, तो उसको पूरी तनख्वाह मिलती थी, पूरी तनख्वाह मिलती थी। तो अब ठेके पे हमें आइए, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। बहुत ही कीटाणु काटा था हिंदू राष्ट्र का। तो भारत जब गरीब था, जब आज़ाद हुआ भारत, तो कुछ नहीं था भारत के पास। अंबेडकर, अभी अंबेडकर साहब पे आऊँगा, और इस तरह से कुछ लोगों ने प्रचार किया हुआ है कि जैसे अंबेडकर और गांधी जब मिलते थे तो दोनों मारपीट करते थे, जैसे अंबेडकर और नेहरू जब मिलते थे तो झगड़ा ही करते थे, जैसे अंबेडकर और जगजीवन बाबू मिलते थे तो झगड़ा ही करते थे। ये सब इररिलेवेंट और इसमें कोई भी फैक्चुअल तथ्य नहीं है। लोग कैबिनेट में मिलते होंगे तो चाय भी पीते होंगे, खाना भी खाते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, पत्र व्यवहार भी होता होगा, सब होता होगा। लेकिन ये जानबूझ के ये पूरी भ्रांति फैलाई गई समाज में कि अंबेडकर और सब खाली लड़ते रहते थे। गलत बात है, इसका कोई दस्तावेज आपको कोई नहीं दिखाएगा। जरूर लड़े, सैद्धांतिक लड़ाई लड़े, लेकिन लड़े तो समझौते भी किए। तो उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन आखिर जो इंडियन मिडिल क्लास है ये बना कैसे, जो अर्बन मिडिल क्लास बना कैसे? भारत जब गरीब मुल्क था, पटना यूनिवर्सिटी चला, सारे यूनिवर्सिटी बने, नए नए विश्वविद्यालय बने, फ्री में एजुकेशन दी गई। मैं गांव में पढ़ा हूँ, इंग्लिश एजुकेशन नहीं लिया हूँ मैं, लेकिन मेरे गांव में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास होती थी, स्कूल में क्लास होती थी, कॉलेज में लैब चलते थे। तो गरीब भारत ने मुफ्त में एजुकेशन दी, नौकरी दी और मुफ्त में पेंशन भी दिया। दिया कि नहीं दिया? आपके पिताजी दादाजी होंगे, उनको पेंशन मिल रहा हो, पेंशन मिला। और जब अमीर मुल्क अब दावा हो रहा है कि भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, तो अमीर मुल्क ने पहले क्या किया? सबसे पहले एजुकेशन खत्म, महंगा करो, नौकरी प्राइवेटाइज करो, सब कुछ ठेके पे दो। जो हमारे बहादुर सिपाही बॉर्डर पे हैं उनको सलाम है, लेकिन मुझे अब चिंता हो रही है, और आपको भी होनी चाहिए, कि जो अग्निवीर का मसला है, अग्निवीर, उस पर दोबारा से पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो गरीब भारत ने पूरा पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया, नवरत्न कंपनीज बनाई, रेल चलाया, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा किया, नवरत्न बन गए, सब में नौकरियां मिली, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, जमींदारी उन्मूलन किया। इंदिरा गांधी ने ताल ठोक कर बैंक का नेशनलाइजेशन किया, जमींदारी उन्मूलन किया, राजे रजवाड़ों का प्रिवी पर्स खत्म किया। सब किया कि नहीं किया, इतिहादी दस्तावेज है। कांग्रेस के लोग भी, शकील भाई, जिस ताकत से बोलनी चाहिए बातें, उस ताकत से नहीं बोल पाते हैं। अगर इमरजेंसी लगाना था तो ताल ठोक के लगाया, डर के नहीं लगाया। यह घोषित इमरजेंसी नहीं था कि एक टीचर कुछ लिख दे, बोल दे तो FIR कर दो और जेल में बंद कर दो, एक पत्रकार कुछ बोलो तो टीवी चैनल बंद कर दो। ये नहीं किया, ताल ठोक के किया, और सबको 18 महीने में रिहा कर दिया, और फ्री चुनाव में गई, हार गई चुनाव। ये भी ऐतिहासिक तथ्य है, तथ्य है ना। आज क्या हो रहा है? अघोषित आपातकाल है, उससे खराब है, हिम्मत है ताल ठोक के इमरजेंसी लागू करो, करो, हम सामना करेंगे। इंदिरा, अब इतना हो हल्ला हंगामा होता है। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी, बट आई एम सिंपैथाइजर। अमेरिका को पता तक नहीं लगा कि पाकिस्तान बंटने जा रहा है, सोचिए। और पाकिस्तान तोड़ के 2 मुल्क बना दिए, बांग्लादेश को, पूरा दुनिया का ज्योग्राफी बदल दिया। आखिर इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन लोग थे? बैंक का नेशनलाइजेशन किए, लाखों नौकरियां मिली। जगजीवन बाबू और इंदिरा गांधी का जितना कंट्रीब्यूशन दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में है, भारत के इतिहास में किसी का नहीं। आंकड़े जाके उठाकर देख लें।
तो मैं दलित के माध्यम से ही तरह मैं सबको समझा लेता हूँ। बहराइच में बेचारा जिनको नमस्ते करते थे बाबा बोलते थे, अब बेचारा जाके झंडा फहराने जा रहा है, गोली खा रहा है। बताओ तो इन लोग किस मोड़ पर लेकर आया, जरा सोचो। मैं तो उनको भी कहता हूँ जो सवर्ण अपने आप को कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने के लिए तैयार हैं, बोले तुम्हें क्या मिला, आइए आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। ठेके पे करो नौकरी, सुलभ इंटरनेशनल में पर्चा काटो, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आइए हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड्स को देखिए, बाप बेटा दोनों मिलकर काम करता है तब घर चलता है। आइए आपका भी स्वागत है। तो आपको भी सोचने की जरूरत है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे। सबको नेता बनने की जल्दीबाजी होती है ना, ये मत करिए। फर्स्ट बिल्डअप योर करियर। आप वकील हैं तो आपको पहले अच्छा वकील बनना चाहिए। इफ यू आर अ टीचर देन आपको अच्छा टीचर बनना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा बिजनेसमैन बनिए। तो बिहार में ये बात मुझे बोलना पड़ता है कि आपको लगता है कि हिस्सेदारी का मतलब और सामाजिक न्याय का मतलब वो सिर्फ विधानसभाओं में और लोकसभाओं में टिकट पाना है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए आप। 243 सीट ही है, इतने ही लोग एमएलए बन सकते हैं, लेकिन लाखों लोग नौकरी कर सकते हैं। एक प्रोफेसर की सैलरी एमएलए की सैलरी से ज्यादा होती है। तो रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सब लोग इस नशा में सब मिलके एक एक उम्मीदवार तैयार कीजिए कि नहीं हम लोग की तरफ से यही लड़ेंगे। आइडियल स्थिति ये हो, आइडियल स्थिति तो ये होगी कि सब मिलके बोले कि नहीं इनको लड़वाइए, हम नहीं लड़ेंगे, इनको लड़वाइए। तो ये नशा जो है, खास तौर से दलित समुदाय में जो नशा आया है, 2016 से यहाँ फेलोशिप नहीं मिल रहा है, पता है, SC ST का फेलोशिप नहीं मिल रहा है। कोई चर्चा है, कोई आंदोलन है? चूंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में मैं बोल रहा हूं तो मुझे एकेडमिक्स पर फोकस करना पड़ेगा कि आखिर विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं, यहीं से लीडर्स निकलते हैं। लीडर्स का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो जर्नलिस्ट हो सकता है, वकील हो सकता है, एकेडमिशियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बड़े लोगों ने अपने लिए जो है ना अशोका यूनिवर्सिटी खोल लिया है, OP जिंदल खोल लिया है, शिव नाडार खोल लिया, 10 लाख दे के पढ़ाएंगे। आप सोचो जिस यूनिवर्सिटी में अंग्रेज यहाँ चीफ जस्टिस यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे, पटना यूनिवर्सिटी के जजेस यहाँ के BC होते थे, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनके नाम पर जैक्सन हॉस्टल बना हुआ है, जैक्सन बहुत बड़े आदमी थे, जहां पे अंग्रेजी बोलते थे सिर्फ लोग, स्पेनिश पढ़ाई जाती थी, डच पढ़ाई जाती थी इसी यूनिवर्सिटी में, जिस कैंपस में मैं खड़ा होकर ये बोल रहा हूं। सब भाषाएं पढ़ाई, मैंने रिसर्च किया है, इसलिए मैंने पहले बैकग्राउंड दे दिया कि मैंने काम किया है थोड़ा सा। तो जिस कैंपस का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, उस कैंपस में आज अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। दरभंगा हाउस बड़ा फेमस रहा है, दरभंगा हाउस, RS शर्मा, DN झा सब लोग यही थे। अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो बाकी पढ़ाई जो है ना वो आधी अधूरी है। अंग्रेजी के बगैर दुनिया चलता नहीं। हमें सीखना पड़ा, लिंग्विस्टिक पूरा एक्सरसाइज मुझे इवॉल्व कराना पड़ा, कम से कम डिसिप्लिन का लैंग्वेज। बाकी हेलो हाय दिस दैट तो आप बोल लेंगे। लाइब्रेरी 24 घंटा खुलता है कहीं पर, जरा पता कीजिए आप। हर जगह यूनिवर्सिटी बैरिकेडिंग हो रहा है, क्यों? यूनिवर्सिटी के खिड़की दरवाजे सब खुले होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है कि विचार, दुनिया की तमाम तरह की विचारधाराएं यहाँ पर आती हैं, इंटरेक्शन होता है, जाती हैं। लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, सेंटर भी होगा, सोशलिस्ट भी होगा, तमाम तरह की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का ये ग्राउंड है यूनिवर्सिटी। क्या हो रहा है? क्या लाइब्रेरी खुल रहा है? क्या लैब चल रहे हैं? ये सवाल पूछते हैं, और यही पूछना हमारा जो है सरकारों को दिक्कत करती है। तो हम इसी काम के लिए आए हैं भैया। सवाल मेरे व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है। अरे मैं जो हूं तो हूं, मुझे तनख्वाह तो मिल ही रही है, मेरा खर्चा तो चल ही रहा है, मैं डिपेंडेंट थोड़ी हूं, और पेंशन वाला भी हूं, मैं ओल्ड वाले में हूं। तो रिटायर हो जाऊंगा तो 1.5 लाख पेंशन भी मिलेगा, मेरा खर्चा चल जाएगा। मैं चिंतित आप सब के लिए हूं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखे,
नए पेंशन में जितने जो है हमारे सवर्ण साथी भी है ना, टेंशन में रहते हैं दिन भर कि पता नहीं शेयर मार्केट कहाँ कब लुढ़क जाए। तो आइए ना, स्वागत है आपका अभी हिंदू राष्ट्र में, मजे लीजिए आप। और जिस दिन 80 के दशक से, मैं बार बार इसको थेराइज कर रहा हूं कि 80 के दशक से दो आइडियाज डेवलप हुए। एक तो हिंदू राष्ट्र का कीटाणु काटा, इसलिए मैंने पहला कहा सेकुलर इंडिया और हिंदू इंडिया। तो अभी तक क्या मना रहे थे? 75 साल का अमृत काल, अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव हुआ तो भाई अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत देव को मिला, विष कहाँ गया? विष तो आप ही लोगों को मिल रहा है ना, आप ही लोगों को विष मिल रहा है। तो ये पूरा, इसलिए ये सवाल उठाना जरूरी है कि इंडियन रिपब्लिक में जो कुछ मिला था हमें, गरीब भारत इंडियन रिपब्लिक में जो कुछ मिला था, वो तथाकथित अमीर भारत में खाली 70 साल के इतिहास में बात कीजिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं। मोदी जी कह रहे हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कह रहे हैं 70 साल में क्या हुआ, ये मैं नहीं कह सकता। हमारी हालत, मैं खास तौर से दलित समुदाय को एड्रेस कर रहा हूं, बाकी अपना समझ लीजिएगा। आप लोगों को इलेक्शन के टाइम में नशा दिखाता है कि मियाँ जी जाएंगे ना, शकील भाई को पाकिस्तान भेजेंगे तो इनका बंगला हम ही को मिलेगा, नहीं दलित सबको ही मिलेगा, यही सपना दिखाता है ना, यही सपना दिखाता है। इनके पास तो था बहुत कुछ, 600-700 साल हुकूमत रही, इनकी पैरेलल इकोनॉमी है, बिजनेस कर रहे हैं लोग, अपना चला रहे हैं सिस्टम एक। भैया आपके पास क्या है? जो भी मिला था ये संघ परिवार उसको छीन रही है। अब तब भी इस मुगालते में हो कि शकील भाई जाएंगे पाकिस्तान, ना बंगला हमको मिलेगा है? ये सब चक्कर में मत रहिए। इस देश में सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र का मजाक ले रहे हैं लोग, सब लोग ले रहे हैं ना। अरे पेंशन अगर आपका गया तो इनका थोड़े के बचा हुआ, मेरा गया तो आपका भी गया, रोड पे सब रहेंगे, फिर सब गए। और उसी तरह से दलित समाज में जो चस्का लगा है राजनीति का, सबको एमएलए एमपी बनना है, हुक्मरान बनेंगे। बाबा साहब को पढ़ा है 4 लाइन ढंग से? पहले पढ़ा है तो बताओ। मेरी अगली किताब आ रही है अंबेडकर एंड डेमोक्रेसी पे, और मैं एक एक चैप्टर 5-5 बार पढ़ रहा हूं उसका। बाबा साहब क्या बोले थे? बाबा साहब बोले थे कि 1919 में साउथ बोरो कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए कि 1919 में आंग्ल डच मुसलमान माइनॉरिटी माने गए, उस हिसाब से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। साउथ बोरो कमेटी का पूरा रिपोर्ट है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे माइनॉरिटी नहीं, सोशल इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग के हिसाब से माइनॉरिटी। तो पहले हिंदू एक ही कैटेगरी नापा जाता था। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये गलत कैटेगराइजेशन है, हिंदू 2 तरह के हैं, सपृश्य और अस्पृश्य, टचेबल एंड अनटचेबल। किस कैटेगरी के हैं? कितने कैटेगरी के हैं? 2। और जो टचेबल हैं, जो सपृश्य हिंदू हैं, वो भी 2 कैटेगरी के हैं, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणेतर। उन्होंने कैटेगराइज किया और उन्होंने दावा किया कि जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी मुसलमान हैं, वैसे हम भी माइनॉरिटी हैं। क्या हैं? क्या हैं? दलित क्या हैं? माइनॉरिटी है। और आपके दिमाग में जो राजनीति का कीटाणु घुसा कि नहीं, हम पूरा 85-90 काउंट किए जा रहे हैं। अरे पहले अपने हित तो प्रोटेक्ट करो, अपना तो बचा ही नहीं पाए। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए। बाबा साहब माइनॉरिटी जिंदगी भर कहते रहे, जब उनको लगा कि संविधान सभा में नहीं जाएंगे, संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने 15 मार्च 1947 को एक मिनी संविधान तैयार किया जिसका नाम था स्टेट एंड माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी का मतलब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब जीवन भर अगर जो संघर्ष किए उसको अगर फ्रेज करेंगे तो स्ट्रगल ट्रू से स्ट्रगल, संघर्ष करते थे, समझौता करते थे, फिर संघर्ष करते थे, फिर समझौता करते थे।
मैं ये जानता हूं इस देश का दलित समुदाय इस हालत में नहीं है कि उस देश में सरकार बना सकता है। क्लैरिटी रख लीजिए पहले। अगर किसी ने आपको नशा पिला दिया है तो ये नशा बहुत खराब है, ये विनाशक है। इस चक्कर में जो अधिकार हमें मिले थे वो अधिकार भी खत्म हो रहे हैं। 1951 के चुनाव में बाबा साहब का सोशलिस्टों के साथ समझौता हुआ, सोशल कोलैबोरेशन। अगर अभी एक आदमी को यहां मुख्यमंत्री बना दिया जाए आप में से, तो क्या कर लोगे आप? बताओ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल भी बिहार से ही दे दूंगा। सत्ता मिल जाएगी, विधानसभा में चले जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, लेकिन व्यवस्था आपके पास नहीं है। व्यवस्था बताओ आप, आपको व्यवस्था चलाने वाले जो लोग हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, सीए, प्रोफेशनल्स, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, क्या इस जो 85 का नारा लगाते हो उसमें से है? 4 वकील है, अभी भाई साहब बैठे हुए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जरा चेहरा दिखाइए। वकील साहब हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि आप 45 साल तक अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको हाई कोर्ट का जज बनना है। वो इसीलिए कह रहा हूं, वकील बढ़िया मुकदमा लड़ने वाला 10 नहीं है। जो वकील मैं देखता हूं जिसको कोर्ट में जाके वकालत बढ़िया से करना चाहिए, तब पॉलिटिक्स करना चाहिए, तो सब माइक पकड़ के सब नेतागिरी करे फिर रहा है यहां से दिल्ली तक। मेरा पहला काम क्या है? पहला काम टीचिंग एंड रिसर्च है। ये मेरा प्राइमरी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि मैं अपॉलिटिकल हूं, बिहार में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन प्राइमरी काम क्या है मेरा? रिसर्च एंड पब्लिकेशन। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जाके आप अमेजन में चेक करो, रतन लाल बुक। जितने मेरिटधारी हैं ना, बहुत सारे लोग हमको देख के पतली गली पकड़ लेते हैं। 11 किताबें छाप चुका हूं अब तक, 11 किताबें छाप चुका हूं, और अभी 3 पाइपलाइन में है। यहाँ लोग पैसा देके किताब छपवाते हैं, प्रकाशक मेरे घर पे आके पहले एडवांस पैसा देके जाता है, पहले एडवांस देके जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज बी प्रोफेशनल फर्स्ट। अरे मैं अगर चुनाव भी लड़ लूं तो हार जाएंगे तो क्या होगा? मेरा प्रोफेशन ही तो है ना, घर चलेगा ना, रिजाइन तो नहीं करना है। जीत जाऊं तो छुट्टी पर रहूंगा, तो मैं बेटर सर्विस कर सकता हूं ना। मैं अपने सर्वाइवल के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, सर्वाइवल का सवाल नहीं, ये मेरे लिए सर्विस है। आई एम पेइंग बैक टू द सोसाइटी। नहीं तो क्यों हम 3 दिन पटना में रहेंगे, कई दिन भुवनेश्वर में हैं, कई दिन वहां पर हैं? किस लिए? क्योंकि दलितों को खास तौर से जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखाए गए, उस ड्रीम से बाहर निकालना है और उसको वास्तविक दुनिया में, रियल वर्ल्ड में उसको दिखाना है कि रियल वर्ल्ड क्या है। यू हैव लॉस्ट द बैटल। इसको रिपेयर करने में 50 साल लगेंगे। आप सोच कर देखो जरा सा, जो मिडिल क्लास 40-50 साल में अफर्मेटिव एक्शन से, रिजर्वेशन से बना था, वो धीरे धीरे श्रिंकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में अब तो ठेके पे प्रोफेसर आ रहे हैं। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक की व्यवस्था थी कि मैं जैसे 3 साल छुट्टी पे जाऊं तो मेरे जगह एडहॉक पढ़ाने आते थे, उनको पूरी सैलरी मिलती थी। मोदी साहब ने उनका भी भला कर दिया। आपने भी पढ़ा है सकल भाई, पूरी तनख्वाह मिलती थी ना, उसको मोदी साहब ने खत्म कर दिया। उसको वेज अर्नर बना दिया है कि 1 लेक्चर लो और 1500 रुपया मिलेगा, महीना में 20 लेक्चर लिए 30,000 रुपया लो, कटो। आइए, स्वागत है हिंदू राष्ट्र में आपका। सबका जो है ना नकेल कस के, और सबको कहां भेजेंगे पता है? मुझे पता है एड्रेस। सबको अडानी अंबानी के फैक्ट्री में 30,000, 32,000, 35,000 पर नौकरी करवाएगा। बोला यही था हिंदू राष्ट्र। बोले 1.5 लाख ले रहे थे ना, आओ हिंदू राष्ट्र का मजा लो। एक जहाज था, आजकल भारत में बिना जहाज का जहाज मंत्रालय, पता है कि नहीं? बिना जहाज का जहाज मंत्रालय है भारत में। एयर इंडिया जहाज था, इतना बढ़िया नौकरी मिल रही थी, उसमें SC ST कोटा भी लग रहा था, OBC का भी लग रहा था। मोदी जी बोले अच्छा दलितों जहाज में उड़ोगे, ले बेच दिए। तो गरीब भारत ने एयर इंडिया खरीदा था। जगजीवन राम पहले
मिनिस्टर थे। तो गरीब भारत ने खरीदा, अमीर भारत बेच दिया। ये सब सोचिए, सवाल उठाइए कि कौन है ये लोग जो बेच रहा है, कौन लोग जो है जात जात के नाम पे आपके बीच नफरत पैदा कर रहा है। यहाँ तो दलितों में भी देखता हूँ तो चमार, दुसात, पासी, तो क्या माझी आपस में भिड़ा हुआ है। अरे हो तो माइनॉरिटी, सब मिला के क्या है माइनॉरिटी। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और संविधान सभा का एक कोट लेकर आया हूँ, जरा सुना देता हूँ। वो भी 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब संविधान सभा में बोले थे, आप जाके देख लीजिएगा। अंग्रेजी का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में है और हिंदी वाला वॉल्यूम 40 में है, पेज नंबर 106 या 109, देख लीजिएगा। ये सब चूंकि कैंपस में है तो भाई एकेडमिक बात ही कर रहा हूँ, एकेडमिक से ही सबको बताना है। लिख रहे हैं, अल्पसंख्यक इंक्लूडिंग रिलीजियस माइनॉरिटी एंड शेड्यूल कास्ट फॉर ऑल, कि अल्पसंख्यकों को दी गई छूट के प्रबंधों के कारण भी ड्राफ्टिंग कमेटी की आलोचना की जा रही है। इसके लिए मसौदा समिति जिम्मेदार नहीं है। संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर वह अमल करती है। अल्पसंख्यकों को सहूलियत देने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है और जिस पर अमल किया जा रहा है, मेरी राय में वह सही है, मेरी राय में सही है। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल संदेह नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत रास्ता अपनाया। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की गलती है और अल्पसंख्यकों द्वारा अपने आप को अपने अल्पसंख्यकवाद को सीने से लगाए रखना, उसे चिरस्थायी बनाने की कोशिश करना भी उतना ही गलत है। दोनों उद्देश्य साध्य हो ऐसे उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को मानना ही होगा। कोशिश यह भी की जानी चाहिए कि किसी समय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक रूप हो। संविधान सभा द्वारा सुझाए गए उपाय का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपाय से ही दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। धर्मांधता की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वाले को मैं 2 बातें बताना चाहता हूं, 2 बातें, वार्निंग, क्योंकि 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है। क्या होती है? रिबेल होता है। तो आजकल नेता बनने के चक्कर में रिबेल खत्म हो गया है कि टिकट मैनेज हो जाए किसी तरह से, इस चक्कर में रिबेल खत्म हो गया है। उसके विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा है। यूरोप के इतिहास इसी भरपूर और भयानक वास्तविक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथ में देना स्वीकार किया है। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या एकसार हो, बहुसंख्यकों के बर्ताव पे, बिहेवियर पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक जिस दिन छोड़ देंगे, उस क्षण से अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं बचेगा, वे एकसार हो जाएंगे। ये अंबेडकर के भाषण है, मेरे नहीं। आप बताओ, इस भाषण का उल्टा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस मुल्क में? और उल्टा काम हो रहा है तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। संघ परिवार है पूरा, चेले चपाटे भी है उनके। 2 दलित या हिंदू राष्ट्र की पालकी डोरा है, एक उधर चिराग पासवान, एक मांझी जी। टिकट की बेचैनी होगी ना, कहीं से मिल जाए। चलते चलते मुझे लगता है ज्यादा मैंने बोल लिया, कुछ सवाल होगा तो सवाल लेंगे क्या? और 2 छोटे छोटे कोट सुना देता हूँ कि बिहार पॉलिटिक्स की धरती है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल कोट सजना जरूरी है। एक पैराग्राफ छोटे छोटे। ये भाषण दिया गया 1953 में मराठवाड़ा में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रोग्राम में। वो कहते हैं कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा कार्यकर्ता मानने लगे। यह भी माना जा रहा है कि चुनाव के बगैर राजनीति का कोई मायने नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब कह रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि चुनाव के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं है।
इसलिए चुनाव के समय सभी टिकट पाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब इत्मीनान से घर में बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल समाज जीवन का एक छोटा सा अंग है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती। सच पूछो तो राजनीति बचा हुआ अनाज है, बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती। समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक आर्थिक मसले कम महत्वपूर्ण नहीं होते। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए सभी बातों की ओर एक साथ ध्यान देना बेहद जरूरी है। ये कार्यकर्ताओं को बात समझनी चाहिए। आगे लिख रहे हैं कि कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट पाने के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, चुनाव हार जाने पर निराश होकर सो जाना और जीत जाए तो असेंबली में जाके मुंह सिल के बैठ जाना, यही राजनीति। इसी भाषण में कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज वेरी सीरियस गेम। जो हाउस में जाना चाहते हैं उनको आने से पहले राजनीति के बारे में अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, डिबेट्स, उसको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति की समझ होनी चाहिए। है ये सवाल छोड़े दे रहा हूं कि ये सवाल उठाना जरूरी है कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स इज वेरी सीरियस गेम। तो चलते बस हो गया, आप खत्म कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सुना देता। हम लोग क्या बनने चले थे? हुक्मरान। दलित लोगों कह रहा हूँ, नशा चढ़ा हुआ था ना सब, सीएम पीएम मंत्री बनने का। उसके चक्कर में हॉस्टल नहीं मिल रहा है, मेस नहीं चल रहा है ना। हुक्मरान बाद में बन लेना पहले। डॉक्टर अंबेडकर, 16 जनवरी 1949, संविधान अभी लागू नहीं हुआ है। कि 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए, है ना, असेंबलीज में उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। और तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले। 3 मांग। इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई कि हमें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिले, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला। इससे हमारा भाग्य डूब जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं मानता। जो मिलता है उसे लेकर अधिक मांग करते रहना चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही पहनूंगी और नहीं तो नंगे बदन रहूंगी, इस मानसिकता को नहीं स्वीकार करना चाहिए। दलित समाज जाके सोचे कि बाबा साहब से ज़्यादा बुद्धिमान था। दलित नेता जाके सोचे कि बाबा साहब से ज़्यादा बुद्धिमान था। बाबा साहब याचक बने, उन्होंने दलित समाज के लिए मांगा, कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस मिनिस्ट्री में शामिल हुए। और आज दलित लोग क्या कह रहा है कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे। अरे रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। अंबेडकर के सारी पॉलिटिक्स को जो दलित समाज के लिए वो कर रहे थे, सारी पॉलिटिक्स को उलट दिया इन्होंने। इसीलिए नौकरी फोकरी खत्म, शिक्षा उच्चा खत्म। आरएसएस वाला समझता है कि सबको नशा है तो जाओ हुक्मरान बनाते हैं। चलो 10 साल ठहर जाइए, अगर यही हाल रहा तो दलित लोग थोड़ा बहुत पेट वेट निकल गया। शशि तुम्हारा भी निकला, इसका भी निकला। हाँ, नौकरी वोकरी नहीं मिला, बैंक तो है नहीं हमारे पास, इनके पास तो वक्फ बोर्ड का जमीन भी है? पैरेलल बिजनेस भी चल रहा है, रेस्टोरेंट भी चल रहा है। हमारे रेस्टोरेंट में तो खाने भी ना आएगा कोई। तो आप लोग सोचो, असली कोलैबोरेशन ये है, पहले आप अपने आप को कंसोलिडेट करो एंड डिफीट सच फोर्सेस, दोज फोर्सेस हु आर ईटिंग योर शेयर। अनरियलिस्टिक देखना बंद कीजिए। शुक्रिया, जय भीम।